देखिए कि भारत में लाखों वर्ष पूर्व नर्मदा नदी तट पर रहना प्रारंभ किया था। मतलब सबसे पहले जो मनुष्य जो रहा वो भारत के नर्मदा नदी तट पर नर्मदा घाटी में रहना शुरू किया। यहाँ पर भोजन के लिए वो लोग क्या किया, जंगली कंदमूल का संग्रह किया और उसके बाद ऐसे भारत के उत्तरी पश्चिमी जो सुलेमान और कृथर पहाड़ी में लगभग 8,000 वर्ष पूर्व गेहूँ तथा जौ का उत्पादन प्रारंभ हुआ। साथ में उन्होंने भेड़ बकरी का भी पालन किया, गाय बैल भी वो लोग ऐसे पालते थे। तो हमको ये जानना है कि ये जो है ये पहाड़ी कहाँ पर है। तो ये जो है किरथर जो है, ये दोनों आपको किरथर और सुलेमान ये दोनों जो है ऐसे पाकिस्तान में पड़ता है। ये सुलेमान जो है आपको बलूचिस्तान क्षेत्र का जगह है। उत्पादन प्रारंभ हुआ था यहाँ पर सबसे पहले चावल का। अब देखिए आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर है पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी, जहाँ सबसे पहले चावल की खेती की गई थी। वर्तमान भारत का ये पहला स्थान है जहाँ पर कृषि का विकास हुआ था। जब हम वर्तमान भारत की बात करते हैं, जब ये सुलेमान और किरथर को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो ऑलरेडी पाकिस्तान में चला गया है, तो यहाँ जब हम फिलहाल जब बात करते हैं तो ये आपको गारो और विंध्य पहाड़ी। आगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर है, तो फिर यहाँ देखते हैं कि एक और पॉइंट है यहाँ पर, और यह है आपका पॉइंट कि गंगा तथा सोन नदी के दक्षिण क्षेत्र में, जो गंगा और सोन के जो दक्षिण क्षेत्र है वो उस समय मगध के नाम से जाना जाता था, जो बहुत शक्तिशाली वहाँ के शासक होते थे। अब देखिए आगे है, देश का नाम कैसे हुआ भारत और कैसे हुआ इंडिया और उसको फिर कैसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। तो हम इसको देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं। आगे में है कि अपने देश के लिए हम इंडिया और भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। तो इसका इतिहास रहा है कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है, मतलब इसी इंडस से बना है, जिसको संस्कृत में इस इंडस को सिंधु कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर भारत और ईरान के बीच काफ़ी गहरा संबंध रहा है। यहाँ पर देखिए ईरान और यूनान है। ईरानी और यूनानी दोनों ने यहाँ से सिंधु को, क्योंकि उस समय तो नदी सिंधु जो है वहाँ पर सभ्यता का विकास हुआ था, काफ़ी वो फेमस था, तो सिंधु को क्या कहा, हिंदोस कहा। हिंदोस किसने कहा, ईरानी लोग किया कहा, और ईरानी दोनों ने कहा हिंदोस और इंडोस कहकर पुकारा। इसके पूर्वी भूमि जो प्रदेश था और उसको यहाँ से इंडिया कहा, मतलब सिंध जो नदी थी, सिंध एक पूरा वाला भाग जो है वो क्या कहा, उसको इंडिया कहा। अब आगे हम बढ़ते हैं कि यहाँ पर जो है इसको हम मिटा देते हैं पहले, और यहाँ है भारत का नाम प्रयोग किस क्षेत्र में होता था। अब यहाँ पर है कि भारत, तो भारत जो है सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र विशेष रूप से एक समूह में यहाँ से भारत का प्रयोग होता था, और बाद में यहाँ से पूरे देश के लिए भारत शब्द का प्रयोग होने लगा। तो फिर देखिए आगे है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये जो भारत का प्रयोग होता है देश के नाम होता है, इसका हमारा जो उल्लेख है ऋग्वेद में भी है, बाद में इसका प्रयोग पूरे देश के लिए होने लगा। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो अब देखिए यहाँ पर जो है भारत के नाम के पीछे एक और है, अरब और तुर्क के लोग। वो सब आया तो वो लोग जो आया तो क्या बोला भारत को, अरब ने इस धरती को अलहिंद कहा था, अरबवासी, और बाद में जब तुर्क लोग आया तो इसको अलहिंद को नाम छोड़ करके ये लोग हिंदुस्तान कहने लगा। क्या कहने लगा, हिंदुस्तान। तो अब हिंदुस्तान कैसे बना, देखिए वो लोग जो है कि अरब लोग का जो लेटर में था, ये जो यहाँ पर है, तो ऑलरेडी लोग है से स को है सह का उच्चारण करता था, तो इसीलिए इसको ऐसे हिंदुस्तान हुआ, मतलब हिंदू स्थान, जहाँ सिंधु है, सिंधु का स्थान को ऐसे हिंदुस्तान कहा, और हम लोग बाद में इसको ऐसे हिंदुस्तान के नाम से जानने लगे। अब देखिए आगे, अब आया यहाँ पर, अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान बोलने में कठिनाई होती थी। जब अंग्रेज़ आया तो देखा कि नाम यहाँ बहुत सारे हैं, इस क्षेत्र को इंडिया ही बोल रहे हैं, हिंदुस्तान ही बोल रहे हैं, तो उन्हें सबसे उसको शॉर्टकट लगा इंडिया। तो इंडिया वो लोग ऐसे भारत को कहकर पुकारा, और अपने दस्तावेज में भी इंडिया शब्द का वैसे उल्लेख करता है। अब देखिए ये भारत का मैप है, जहाँ पर देखिए यहाँ ये जो पाकिस्तान है, यही एरिया में आपको किरथरा सुलेमान पहाड़ी है, और सिंधु घाटी सभ्यता देखिए यहाँ यही है पूर्वी क्षेत्र, जहाँ पर भारत के नाम से पुकारा जाता था ये क्षेत्र, बाद में पूरे भारत के लिए प्रयोग हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है, अब देखिए हम कुछ झारखंड परिप्रेक्ष्य में है। प्राचीन काल में झारखंड का भी कुछ नाम बदलते रहा। आज हम झारखंड बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका नाम कुछ न कुछ हर समय बदलते रहा है, कुछ अलग ढंग के बोलते गया लोग। जैसे यहाँ पर है क्षेत्रीय ब्राह्मण में, नेत्री ब्राह्मण जो है उसमें क्या कहा गया झारखंड को, पुंड प्रदेश। अब वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है, और विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है, और भागवत पुराण में किकिट प्रदेश कहा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब
क्योंकि परीक्षा में आता है, क्योंकि JCRT जो है ये अपना पुस्तक में रखा है, तो परीक्षा के ख्याल से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आगे यहाँ पर महाभारत में दिग्विजय पर्व पुंडरिक देश, जो महाभारत के दिग्विजय पर्व जो है उसमें से झारखंड को पुंडरिक देश कहा और पशुभूमि भी कहा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जंगल थे और यहाँ पर जानवरों का बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और झारखंड शब्द का जो प्रयोग है ना, वो आपका ऐसे इसका उत्पत्ति मध्यकाल से हुआ है। ये खास करके अकबर के काल का आपका ऐसे शब्द है। तो आगे फिर हम बढ़ते हैं। आगे है भारत महाद्वीप क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? अब देखिए यहाँ है, भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। मतलब दक्षिण एशिया जो तीनों ओर से समुद्र और उत्तर में से हिमालय से घिरा हुआ है, और एशिया को बिल्कुल क्या करता है, अलग करता है। इसी की वजह से भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। देखिए यहाँ पर भारत का मैप है, और इस भारत उपमहाद्वीप में बहुत सारे देश हैं। यहाँ पर देखिए ये पाकिस्तान है, और यहाँ पर आपको ये अफगानिस्तान हो गया। यहाँ पर देखिए नेपाल भी है, बांग्लादेश है यहाँ, और ये खुद इंडिया है, और ये श्रीलंका हो गया। तो सारे हैं देश आपको भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। यहाँ देखिए है कि इसलिए भारत को उपमहाद्वीप ये कहा जाता है, मतलब भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसके लिए पाकिस्तान जो इसके अंतर्गत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका भी देखिए हम मैप में। विश्व पटल पर भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से चीन को पछाड़ते हुए फिलहाल का आंकड़ा है वो पहला स्थान प्राप्त कर चुका है। मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य की जब बात करते हैं तो पहला स्थान हो गया जनसंख्या की दृष्टि से भारत को। अब आगे बढ़ते हैं। आगे भारतीय इतिहास का स्रोत है, ये सब तो हम लोग सभी जानते ही हैं, लेकिन जी के उसमें किया है तो हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं। साहित्यिक स्रोत में आपको धार्मिक और गैर धार्मिक पुस्तक जो है, और पुरातात्विक में आपको स्मारक अभिलेख और सिक्का है। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर है प्राचीन काल में पुस्तक में जो पुस्तक है ताड़पत्र एवं भोजपत्र के छाल से लिखा जाता था, जिसे पांडुलिपि कहा जाता था। मतलब वर्तमान में हम पांडुलिपि कहते हैं, मतलब पहले जो पुस्तक लिखी जाती थी वह ताड़ के पत्ते में और भोज के छाल में लिखे जाते थे। वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है, हम सभी जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री जो चाणक्य है, चाणक्य हैं, तो चाणक्य की रचना जो है, मैंने प्रधानमंत्री जो चाणक्य जो रचना की अर्थशास्त्र और कश्मीरी कवि जो कल्हण है, वो आपको रजत रंजनी का रचना किए हैं। यह बिल्कुल गैर धार्मिक पुस्तक है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वह बिल्कुल आपको ऐसे नाम के विपरीत है। नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन ये अर्थशास्त्र नहीं है, ये है राजनीतिक शास्त्र है, मतलब राजनीति से संबंधित है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर है एक नोट में लिखा हुआ है, यूनान के प्राचीन लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। बहुत ईजी है। उसने प्राचीन शताब्दी के आसपास हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी, पाँचवीं शताब्दी के आसपास, जिससे ईसा पूर्व भारत एवं फारस के संबंध का वर्णन है। भारत और फारस के बीच जो क्या संबंध था इसका वर्णन किया गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर और आगे है, प्राचीन स्मारक जैसे इमारतें, मंदिर, मूर्ति विभिन्न युगों को सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थिति की जानकारी मिलती है। किससे? स्मारक से, मंदिर से, ये सब से। लिखने की सबसे प्राचीन प्रणाली हड़प्पा की मुद्रा में पाई जाती है। मतलब जो पहले लिखा गया था उत्कीर्ण लेख, उत्कीर्ण का मतलब होता है कि उसमें उठा करके जैसे खोद करके लिखा जाता है पत्थर में, उसी को बोला जाता है उत्कीर्ण लेख, जिसको इसका अध्ययन एपिग्राफी भी कहा जाता है। और यहाँ पर है कि अभी तक पढ़ने में कामयाबी हासिल नहीं मिली है, किसका? हड़प्पा को। इसीलिए हड़प्पा के इतिहास को जो सिंधु घाटी सभ्यता का है उसको आदि इतिहास के में रखा गया है, उसको आदि इतिहास ही कहा जाता है। अब आगे है, देश में पहली बार लिखित शब्द सिक्के हिंद यवन शासकों ने चलाया था। हिंद यवन शासक ने क्या चलाया था? पहला सोने का सिक्का, एकदम बिल्कुल शुद्ध सोना था। यहाँ पर पाली तथा प्राकृत भाषा को भी प्राचीन भाषा में रखा जाता है, क्योंकि संस्कृत के बाद इसी का विकास हुआ था और
दक्षिण भारत में आपको तमिल भाषा भी काफ़ी पुराना है और हम सभी जानते हैं कि तमिल भाषा जो है इसका साहित्य संगम भी हुआ करता था। लोग इससे कई पुस्तकें भी दक्षिण भारत में लिखी गई है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर है अशोक के उत्कीर्ण लेख को सबसे प्राचीन माना जाता है, जो ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि और अरामाइक लिपि में लिखी गई है। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था और ये पढ़ने में सफलता हासिल किया। ये आगे है सिक्के के अध्ययन को न्यूमेस्टिक अर्थात मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। दक्षिण भारत में रिकमेडू वर्तमान पुडुचेरी नाम से जाना जाता है, जहाँ पर आपको रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। जो प्राचीन काल में रोम तथा दक्षिण भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध है उसके बारे में ऐसे वर्णन किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं हम कि यहाँ पर है प्राचीन काल में झारखंड। बोध है यहाँ पर कि प्राचीन काल में झारखंड जो है वह कैसा था। तो हम देखे हैं प्राचीन काल में झारखंड प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर घनघोर जंगल से घिरा था। गुप्त वंश और गोंड शासक शशांक को छोड़कर कोई अन्य शासक अधिक दिनों तक शासन नहीं कर सका। इस जंगली क्षेत्र में आपको गुप्त और ये शशांक दो शासक ऐसे हैं, गुप्त वंश के जो शासक थे सो, और ये गोंड का जो शासक था शशांक, जो ऐसे ये लोग ऐसे झारखंड में शासन किया है। आगे हजारीबाग जिला के इस्को में समतल शिलाखंड में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा बनाई गई चित्रकारी प्राप्त हुई है तथा कई स्थानों में कुल्हाड़ी, बेदनी फलक, बेधक, दक्षिणी इत्यादि का प्राप्ति हुई है। छोटानागपुर में सबसे पुराना जनजाति असुर को माना जाता है। उनके समय का कुछ ईंटें पाई गई है जिसका लंबाई 17 इंच 10 इंच तथा मोटाई इसको जो है 3 इंच है। मतलब लंबाई 17 इंच और चौड़ाई जो है 10 इंच और ऊंचाई है से इसकी मोटाई 3 इंच है। रांची के गजेटियर 1917 के आधार पर मुंडा उरांव एवं अन्य जनजाति से मैंने मुंडा उरांव और अन्य जनजाति से आपको सबसे पहले आपको असुर आया है। मैंने असुर सबसे प्राचीन जनजाति है झारखंड का, और असुर है उसके बाद यहाँ पर मुंडा भी आया है, लेकिन असुर का इतिहास अलग है। तो बस आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको